नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही नहीं, लोगों की सोच भी बदल दी। हम बात कर रहे हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की और इस सवाल की कि देश या नेशन का आइडिया आखिर पैदा कैसे हुआ। बिल्कुल। हमारे पास कुछ कमाल के हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, तस्वीरें हैं, दस्तावेज हैं जो इस कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे। हमारा मिशन आज ये पता लगाना है कि लोगों ने खुद को एक राजा की प्रजा समझने से लेकर एक देश का नागरिक समझने तक का सफर कैसे तय किया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ फ्रांस की नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि नेशनल आइडेंटिटी यानी एक सामूहिक पहचान कैसे बनाई जाती है। अच्छा। ये सिर्फ नारों में नहीं थी, इसे झंडों, कानूनों और यहाँ तक कि नाप तौल के सिस्टम के जरिए लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया गया। तो चलिए इसे खोलते हैं। 1789 से पहले का फ्रांस मतलब एक राजा का राज, एन एब्सोल्यूट मोनार्की। सही। क्रांति का सबसे पहला और बड़ा कदम था सत्ता, सॉवरेनिटी को राजा के हाथ से छीनकर देश के नागरिकों, सिटीजन्स को सौंप देना। हाँ। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर ये एक साइज्मिक शिफ्ट था। इसका मतलब था कि अब राजा देश नहीं है, लोग देश हैं। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। क्रांतिकारियों ने इसे जमीन पर उतारने के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाए। उन्होंने दो नए पावरफुल आइडियाज दिए। पहला था ला पात्रे। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी पितृभूमि है, अ फादरलैंड, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और दूसरा लिसिथुयेन, हम अब राजा की प्रजा नहीं बल्कि बराबर के नागरिक हैं, द सिटीजन, जिनके अधिकार संविधान से तय होंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये नए आइडियाज दिए, पर सिर्फ नए शब्द देने से क्या होता है? अच्छा सवाल है। लोगों को ये महसूस कैसे कराया गया कि वो अब एक कलेक्टिव का हिस्सा है? बहुत अच्छे सवाल है। यहीं पर सिंबल्स और प्रैक्टिकल चेंजेस काम आते हैं। उन्होंने पुराने शाही झंडे को हटाकर फ्रांस का नया तिरंगा झंडा, द ट्राई कलर, अपनाया। ओके। ये एक विजुअल बदलाव था जो कह रहा था पुराना दौर खत्म, नया दौर शुरू। पर क्या सिर्फ झंडा बदलने से लोग रातों रात देशभक्त बन जाते हैं? ये सिंबल जमीन पर काम कैसे करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन्होंने पावर स्ट्रक्चर को भी बदला। जो पुरानी स्टेट्स जनरल थीं, उसे नेशनल असेंबली बना दिया गया। अच्छा। और अब इसका चुनाव कोई राजा नहीं बल्कि देश के एक्टिव सिटीजन्स कर रहे थे। राष्ट्र के नाम पर नए गीत लिखे गए, शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया। हर चीज अब देश के नाम पर हो रही थी, राजा के नाम पर नहीं। तो ये एक तरह का ये कल्चरल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। कल्चरल इंजीनियरिंग, ये इंटरेस्टिंग टर्म है। मतलब ये सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं थी, ये लोगों की आदतें और पहचान बदलने की कोशिश थी। एग्जैक्टली। और ये उनकी इकोनॉमिक लाइफ में भी आया। सोचिए, उस वक्त फ्रांस में एक शहर से दूसरे शहर जाने पर इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज लगती थीं, जैसे एक देश से दूसरे देश जा रहे हों। अच्छा। उन्होंने ये सब खत्म कर दिया। नाप तोल के लिए 100 से ज्यादा अलग अलग सिस्टम थे। बाप रे। इस केओस को हटाकर उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लागू किया। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि व्यापारियों के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। मतलब बिजनेस करना अचानक बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ा कदम था भाषा। भाषा? हाँ, फ्रांस में दर्जनों क्षेत्रीय बोलियां थीं। उन्होंने पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्र की कॉमन लैंग्वेज बनाया। आइडिया ये था कि एक भाषा होगी तो लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो ये साफ है कि वो फ्रांस के अंदर एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी बना रहे थे। हाँ। लेकिन ये आइडियाज इतने पावरफुल थे कि फ्रांस की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकते थे। सवाल ये था कि विचार बाहर कैसे फैलेंगे, शांति से या तलवार के दम पे? और क्रांतिकारियों ने इसका जवाब बहुत साफ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उनका मिशन सिर्फ फ्रांस को आज़ाद करना नहीं बल्कि पूरे यूरोप को तानाशाही से आज़ाद कराना है। और उन्हें राष्ट्र बनने में मदद करना है। जी। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। फ्रांसीसी सेना दूसरे देशों में जाकर कह रही है कि हम तुम्हें आज़ाद करने आए हैं, लेकिन वो आ तो एक हमलावर सेना की तरह रहे हैं। वहां के आम लोगों ने इसे कैसे देखा होगा? क्या उन्होंने सच में यकीन किया? शुरुआत में कई लोगों ने यकीन किया। जब फ्रांस की क्रांति की खबरें यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची तो वहां के पढ़े लिखे मिडिल क्लास और छात्रों में एक एक्साइटमेंट था। अच्छा। उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। उनकी एक्टिविटीज ने फ्रांसीसी सेनाओं के लिए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में घुसने का रास्ता बनाया।
वो इन सेनाओं को लिबरेटर्स के तौर पर देख रहे थे। हमारे पास इसका एक सबूत भी है। जी। 1798 का एक जर्मन पंचांग यानी कि एल्मनैक, जिसके कवर पर बास्तिल के किले को तोड़ने की तस्वीर है। बास्तिल राजा की तानाशाही का प्रतीक था। बिल्कुल। और उसके नीचे जर्मन में लिखा है, लोगों को अपनी आज़ादी खुद छीननी होगी। मतलब जर्मनी में बैठे लोग फ्रांस की घटनाओं से प्रेरणा ले रहे थे। What's fascinating here is कि ये विचार एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा, ये तस्वीरों और स्लोगन्स के जरिए आम लोगों तक पहुंच रहा था। सही। ये इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की एक शुरुआती झलक थी, जो राष्ट्रवाद के विचार पर आधारित थी। तो एक तरफ फ्रांस में क्रांति का कियोस था और दूसरी तरफ उसके आइडियाज पूरे यूरोप में आग लगा रहे थे। इस उथल पुथल के बीच से एक ऐसा आदमी निकला जो इस क्रांति को बचाएगा भी और खत्म भी कर देगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन। और यहीं पर वो पैराडॉक्स है जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। जिस आदमी ने क्रांति के लोकतंत्र को खत्म किया, वही उसके सबसे मॉडर्न आइडियाज को बंदूक की नोक पर पूरे यूरोप में फैला रहा था। ये कैसे हुआ? ये नेपोलियन की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म करके खुद को सम्राट घोषित कर दिया, नो डाउट। हाँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में वो क्रांति का ही बच्चा था। वो एफिशिएंसी और लॉजिक में विश्वास रखता था। उसने पूरी व्यवस्था को रैशनल बनाने के लिए क्रांतिकारी सिद्धांतों का ही इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद उसका सिविल कोड था, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। बिल्कुल। 1804 का नेपोलियनिक कोड सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक धमाका था। धमाका। हमें ये समझना होगा कि इससे पहले यूरोप कैसा था। अगर आप 50 किलोमीटर सफर करते तो शायद आप 3 अलग-अलग कानूनी प्रणालियों से गुजरते, जहां एक चीज एक गांव में लीगल थी और दूसरे में इलीगल। ओहो। नेपोलियन ने उस पूरे केओस को हटाकर एक सिंगल रूल बुक दे दी। और इस कोड की खास बात क्या थी? इसकी सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि इसने जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, खत्म कर दिए। अच्छा। व्यक्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। उस जमाने के लिए ये बहुत रेडिकल आइडियाज थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं था, नेपोलियन इस कोड को अपने साथ लेकर गया। हाँ, जहां जहां उसकी सेना गई ये कोड गया। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सब जगहों पर उसने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था, द फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। अच्छा। किसानों को भूदास्ता, सर्फडम से आजादी दिलाई। शहरों में कारीगरों के संघों, गिल्ड्स के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, जिससे फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिला। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को सुधारा। तो शुरू में तो लोगों ने इसका स्वागत किया होगा। हाँ। किसान, कारीगर, नए बिजनेस क्लास, इन सब के लिए तो ये आजादी जैसा था। बिल्कुल। शुरुआत में जबरदस्त उत्साह था। उद्योगपतियों को लगा कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स और एक नेशनल करेंसी से बिजनेस करना कितना आसान हो जाएगा। सही बात है। एक तरह से नेपोलियन चाहे अनजाने में ही सही, यूरोप में एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्पेस बना रहा था। लेकिन ये शुरुआती उत्साह, ये हनीमून पीरियड आखिर खत्म कब और क्यों हुआ? ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? इसका जवाब हमें एक तस्वीर में मिलता है। हमारे पास जर्मनी के ज़्वाईब्रुकेन शहर की एक पेंटिंग है। ओके। इसमें फ्रांसीसी सैनिक स्वतंत्रता का वृक्ष, द ट्री ऑफ लिबर्टी, लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा आइडिया। हाँ बिल्कुल। पर तस्वीर का डिटेल देखिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ। सैनिकों के पीछे कुछ महिलाएं परेशान दिख रही हैं और एक सैनिक एक किसान को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। एग्जैक्टली। इस तस्वीर में एक कमाल का व्यंग है। मानो सैनिक कह रहा हो, लो अपनी आजादी कबूल करो वरना। हाँ, सही है। ये तस्वीर उस वक्त की पूरी सच्चाई बता देती है। लोगों को जल्दी ही समझ आ गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, इनके साथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं आ रही। तो असलियत क्या थी? वादे और हकीकत में क्या फर्क था? फर्क बहुत बड़ा था। लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे। अच्छा। सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, मतलब आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल या लिख नहीं सकते थे। और शायद सबसे बड़ी बात थी फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। लोगों को जबरन फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जा रहा था। हाँ। ताकि वो बाकी यूरोप को जीत सके। मतलब जर्मनी या इटली के लोगों को फ्रांस की लड़ाइयों के लिए मरने भेजा जा रहा था। बिल्कुल। मैं समझ सकता हूँ कि इससे गुस्सा क्यों भड़का होगा। जो प्रशासनिक सुधारों के फायदे थे वो इन नुकसानों के सामने छोटे लगने लगे होंगे। बिल्कुल। जो फ्रांसीसी सेना पहले आजादी का तोहफा लेकर आई थी, अब वो एक हमलावर सेना लगने लगी थी। और इसी भावना को एक और तस्वीर बहुत पावरफुली दिखाती है। ये 1813 की तस्वीर है, जब नेपोलियन लाइप्जिग की लड़ाई हार गया था। इसमें राइनलैंड का एक डाकिया दिखाया गया है जो फ्रांस लौट रहा है और उसके झोले से चिट्ठियां गिर रही हैं। और हर चिट्ठी पर उस इलाके का नाम लिखा है जो अब नेपोलियन के हाथ से निकल चुका है। ये तो बहुत सिंबॉलिक है। हाँ, ये तस्वीर नेपोलियन के साम्राज्य के अंत का एक सिंबल है।
दिलचस्प बात यह है कि लाइप्जिग की लड़ाई को बैटल ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, जहां यूरोप की कई शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। अच्छा। ये दिखाता है कि नेपोलियन के शासन ने अनजाने में इन देशों में अपनी एक राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत कर दिया था, जो अब फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो रही थी। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो कहानी ये है कि फ्रांसीसी क्रांति ने मॉडर्न नेशन स्टेट के आइडिया को जन्म दिया जी। और नेपोलियन, जिसने खुद क्रांति के लोकतंत्र को खत्म किया, वो इन क्रांतिकारी प्रशासनिक विचारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी हुआ। वो क्या? जहां एक तरफ आज़ादी और आधुनिक कानूनों के विचार फैले, वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी शासन के कड़वे अनुभव ने जीते हुए इलाकों में फ्रांस के खिलाफ ही एक प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद और रिएक्टिव नेशनलिज्म को जन्म दिया। लोगों ने फ्रांसीसी मॉडल को देखा, लेकिन उसे अपनी पहचान बनाने के लिए फ्रांस के ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति का मिशन था यूरोप के लोगों को राष्ट्र बनने में मदद करना, पर क्या उनके तरीकों ने, खासकर नेपोलियन के राज में, अनजाने में लोगों में एक ऐसे राष्ट्रवाद को जन्म नहीं दे दिया जो फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का दुश्मन था? सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक विचार अपने ही खिलाफ एक दूसरे मजबूत विचार को पैदा कर सकता है।